क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म in expansion of 1 plus x power 2m are in arithmetic progression, show that 2m square minus 9m plus 7 is equal to 0. तो सबसे पहले तो जो जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, इसकी मदद से हम इसकी जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे तो आर की वैल्यू ज़ीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि आर प्लस वन और आर में एक का फ़र्क है। तो अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे फिर ज़ीरो होना चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास है वन इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, और बी की वैल्यू एक्स। ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर यानी कि एन, और बी की पावर नीचे का नंबर। टर्म नंबर 2 निकालेंगे तो एन सी वन वन पावर एन एक्स पावर वन हो जाएगा। टर्म नंबर 3 निकालेंगे और हाँ ए की पावर में ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर के हिसाब से एन माइनस वन। टर्म नंबर 3 निकालेंगे तो एन सी टू वन पावर एन माइनस टू और यहाँ पर एक्स पावर टू। और टर्म नंबर 4 निकालेंगे तो एन सी थ्री वन पावर एन माइनस थ्री और एक्स पावर थ्री। अब अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें तो फॉर टर्म नंबर 2, 3 एंड 4 तो वो बनते हैं एन सी वन, एन सी टू एंड एन सी थ्री। क्योंकि और बी की वैल्यू के अंदर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये हमारे बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स जो हैं यही कोएफिशिएंट का काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम गिवन क्या है कि एन सी थ्री माइनस एन सी टू एन सी टू माइनस एन सी वन के बराबर है, क्योंकि ये बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स जो हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें हम पुट कर देते हैं एन की वैल्यू जो कि 2m के बराबर है। तो मैं यहाँ पे एन की बजाय जब 2m पुट करता हूँ तो 2m सी थ्री माइनस 2m सी टू इज इक्वल टू 2m सी टू माइनस 2m सी वन। 2m सी थ्री और 2m सी वन को इकट्ठा कर देते हैं ताकि नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये दोनों तो हैं ही लाइक टर्म्स, तो 2 ऑफ 2m सी टू। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एन सी आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसके मुताबिक ये बनेगा 2m फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2m माइनस 3 फैक्टोरियल। ये भी बनेगा 2m फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 2m माइनस 1 फैक्टोरियल। और 2m सी टू जो है वो 2m फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 2m माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 2m फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2m माइनस 1 2m माइनस 2 और उसके बाद 2m माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं और साथ में ये जो 2m माइनस 3 फैक्टोरियल है ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट जाएगी। इसी तरह से 2m फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2m इंटू 2m माइनस 1 फैक्टोरियल
और ये वाली वैल्यू भी नीचे के 2m-1 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगी। इस 2 को इस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं और राइट साइड पे भी हमारे पास 2m-1 और 2m-2 फैक्टोरियल जो कि नीचे के 2m-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर हम जो 2m है उसको कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4m² माइनस 4m माइनस 2m और प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ से भी अगर 2m कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाता है और राइट साइड पे हमारे पास 2m इंटू 2m-1। ये 2m इस 2m के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास इसमें 6 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4m² माइनस 4m और माइनस 2m माइनस 6m प्लस 2, और ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 6 हो जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास 2m-1। तो 4m² माइनस 6m, 2 और 6 मिलकर 8, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 टाइम 2 इज़ 12m माइनस 6, और 4m² एज इट इज़ 6m के साथ 12m को इकट्ठा कर देते हैं, प्लस 8 और प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास 4m² माइनस 18m प्लस 14 इक्वल टू 0। तो डिवाइडिंग बाय 2 से ये बनेगा 2m² माइनस 9m प्लस 7 इक्वल टू 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in expansion of 1 plus x power n are in the ratio 6:33:110. Find n and the position of terms. तो सबसे पहले तो हमारे पास इन कोएफिशिएंट्स की जो फॉर्म बनती है NCR, उससे अगला कोएफिशिएंट होना चाहिए NCR+1, उससे अगला NCR+2, और चूँकि ए और बी की वैल्यू 1 और x है तो उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट बनेंगे वो इन्हीं 3 से बनेंगे। अब जो रेशो हमको गिवन है वो है 6:33:110। तो अगर हम पहले दो की रेशो ले लें तो NCR रेशो NCR+1 ये बनती है 6/33, और इसको सिंप्लीफाई करके बनता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 और 33 को एक दूसरे के साथ कैंसिल करें तो 3 2s are 6 और 3 11s are 33। n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल के साथ काट देंगे, और अब हमारे पास r+1 फैक्टोरियल ऊपर, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल भी ऊपर,
और नीचे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल रह गया, और यहाँ पे 2/11, यानी कि ये वाला नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो उसको हम उल्टा कर देंगे। अब r+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r+1 इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, नीचे आर फैक्टोरियल एज इट इज़, एन माइनस आर फैक्टोरियल को एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस आर फैक्टोरियल को इस आर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं, और एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास 11r प्लस 11 और यहाँ पे 2n माइनस 2r। तो लाइक टर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बनता है तो यहाँ पे 11 को अगर मैं छोड़ दूँ तो 2n माइनस 2r माइनस 11r, तो 11 इज इक्वल टू 2n माइनस 13r। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो ये हमने एक रेशो से एक इक्वेशन बना ली। अब इसी तरीके से फॉर जो n c r+1 है, डिवाइडेड बाय nc r+2, तो ये बनेगा 33 ओवर 110। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, नीचे भी n फैक्टोरियल और r+2 फैक्टोरियल नीचे, और साथ में n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। 33 और 110 में हम इन दोनों को 11 पे अगर डिवाइड करें तो 11 सीधा 33, 11 10 आर 110। तो सिंप्लीफाई करने से ये n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, और नीचे वाला r+2 फैक्टोरियल ऊपर, और इसके साथ n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल भी ऊपर, नीचे हमारे पास r+1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो r+2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, r+1 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू तो इसके साथ कट जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि इस वैल्यू के साथ कट जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 3/10 रह जाएगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 10r प्लस 20 इज इक्वल टू 3n माइनस 3r माइनस 3। तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है लाइक टर्म्स के हिसाब से, तो 10r के पास माइनस 3r, इसको इकट्ठा कर देते हैं तो ये बनेगा प्लस 3r, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो 3n है उसको एज इट इज़ माइनस 3 के पास अगर मैं माइनस 20 को लेकर जाऊँ तो ये बनता है ये 13r इज इक्वल टू 3n माइनस 23। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ एडजस्ट करने की खातिर 23 को इधर लेकर आते हैं, 23
3n माइनस 13r। और इसके नीचे अगर मैं क्वेश्चन 1 लिख दूँ 11 इज इक्वल टू 2n माइनस 13r, तो सब्ट्रैक्शन से देखिए साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कट जाएंगी। 23 माइनस 11 से हमारे पास 12 आ गया, और n 3n माइनस 2n से n, तो n की वैल्यू 12 होनी चाहिए। और r की वैल्यू अगर मैं उसको पुट कर दूँ, पुट इन 1, तो 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज 24 माइनस 13r, तो 13r इज इक्वल टू 24 माइनस 11, तो r की वैल्यू हो जाएगी जी 24 माइनस 11 13/13, r की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि n जो है वो 12 है, और रिक्वायर्ड टर्म्स चूँकि r की वैल्यू 1 है, तो NCR के हिसाब से यहाँ पे जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो ये मेरे पास NCR यानी कि सेकंड टर्म, NC0 जो है वो फर्स्ट बनती है, और NCR सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसके लिए लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसको हम राइट साइड के इक्वल प्रूफ करने की खातिर सबसे पहले एक रिज़ल्ट कंसिडर करते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn ये 2 पावर n के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ द बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो है ये 2 पावर n के बराबर है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं n बाय n प्लस 1, तो ये बनेगा n प्लस 1 C0, n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 अप टू लास्ट टर्म जो बनेगी वो बनेगी n प्लस 1 C n प्लस 1, और यहाँ पे 2 की पावर में भी n प्लस 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे बायनॉमियल कोएफिशिएंट में ऊपर की वैल्यू होगी वो 2 का पावर बन जाएगी। तो इन सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 पावर n प्लस 1 है। अब मैं राइट साइड को अपने गिवन रिज़ल्ट के मुताबिक एडजस्ट करने की खातिर पहले दोनों साइड पे 1 माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1। लेफ़्ट साइड पे भी 1 को माइनस कर देता हूँ, और राइट साइड पे भी 1 को माइनस कर देता हूँ। अब एस n प्लस 1 C0 इज इक्वल टू 1, तो इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। अब जो हमारे पास बचेगा वो है, उसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो हम उसको n प्लस 1 जो है, चलें फ़िलहाल इसको एज इट इज़ n प्लस 1 C1 और n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 अप टू n प्लस 1 C n प्लस 1, और राइट साइड पर 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो अब हमारा जो राइट साइड पे न्यूमरेटर है
वो कंप्लीट हो चुका है। डिनोमिनेटर की खातिर मैं इसको ब्रेक अगर करूँ, यानी कि n+1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n+1 -1 फैक्टोरियल, ये हम NCR का जो फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी n+1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n+1 -2 फैक्टोरियल, फिर अगली टर्म n+1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n+1 -3 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट टर्म बनेगी n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल एंड n+1 -n+1 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, और राइट साइड पर 2 पावर n+1 -1। अब मैं सारी वैल्यूज़ के न्यूमरेटर में से जो n+1 है उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो n+1 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर रहेगा n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और n+1 -1 फैक्टोरियल। तो सिर्फ मैं न्यूमरेटर में जितने भी n+1 फैक्टोरियल थे उनको अब मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इस दूसरे जो हमारे पास टर्म है इसको भी n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n+1 -2 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये वाली जो टर्म है ये भी n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n+1 -3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फाइनली n+1 फैक्टोरियल जो है ये भी n फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू 2 पावर n+1 -1 के बराबर। अब यहाँ पे जो n+1 अगर हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ साथ चलें फ़िलहाल ये इस स्टेप में एक ही काम करते हैं। n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n+1 -1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n+1 -2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n+1 -3 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता जाएगा। आखिर में हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल, और राइट साइड हमारे पास बन जाएगी 2 पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर n+1 था वो हमने यहाँ पे दूसरी साइड के डिनोमिनेटर में लेकर गए ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट का राइट साइड है वो कंप्लीट हो जाए। अब हमने करना ये है कि लेफ़्ट साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनको अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के जो लेफ़्ट साइड है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें n फैक्टोरियल को तो अगर मैं एज इट इज़ लिखूँ तो ये +1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 1 फैक्टोरियल को मैं 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और यहाँ पे मैं अब जब 1 और +1 और -1 एक दूसरे के साथ कट चुके हैं तो n-0 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी तरह से ये जो दूसरी वैल्यू है उसको मैं n फैक्टोरियल
और उसके बाद 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ 1/2 कर दूँ और यहाँ पे जो है मैं बाकी 1 फैक्टोरियल लिख दूँ तो मेरे पास ये जो +1 है और -2 है। तो ये अब लग यूँ रहा है जैसे 1 माइनस के साथ हो, लेकिन ये इनफैक्ट 1 - 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल। इसी तरह से जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म है उसमें भी n फैक्टोरियल, और उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के बाद ये इनफैक्ट 3 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे लिखने में गलती हो गई होगी, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल उसके बाद यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो जब मैं 1/3 को बाहर लिख देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब बाकी जो बच गया वो 3 फैक्टोरियल के बाद 2 फैक्टोरियल बचा, और ब्रैकेट के अंदर +1 और -3 से भी n-2 फैक्टोरियल हो गया। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। आखिर में भी मैं यहाँ पे 1/n+1 को अगर बाहर लिख लूँ और यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास n+1 में को बाहर निकालने से यहाँ पे n फैक्टोरियल रह गया, और उसके अलावा इस 0 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो ये वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड के 2 पावर n+1 -1 और n+1 के बराबर है। ये जो मेरे पास वैल्यू बनती है उसको मैं अपने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल टू n - 0 फैक्टोरियल को nc0 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1/2 एज इट इज़, और ये जो वैल्यू है इसको मैं nc1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 1/3, और ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं nc2 लिख सकता हूँ। और इस तरह से चलते चलते हमारे पास आखिरी जो वैल्यू है 1/n+1, और इस वैल्यू को जो है मैं लिख सकता हूँ ncn। और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पर 2 पावर n+1 -1 n+1। तो ये जो था ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को प्रूव करने की खातिर ये तकरीबन वही सवाल है जो कि अभी हमने पीछे प्रूव किया, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है वो अल्टरनेट साइंस हैं प्लस माइनस, और राइट साइड पे हमको 2 पावर n+1 -1 अपॉन n+1 की बजाय न्यूमरेटर में सिर्फ 1 चाहिए और नीचे n+1। अगर मैं कंसिडर करूँ 1 - x पावर n, तो 1 - x पावर n के एक्सपेंशन में हमारे पास बनता है जी nc0, nc1, nc2, nc3 एंड फाइनली n-1 और फिर ncn। तो इसमें बीच में माइनस साइन की वजह से हमारे पास अल्टरनेट साइन आएंगे, 1 +- माइनस, और यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा। और डिपेंड करता है क्या वो हमारे पास n इवन है, ऑड है, एक के साथ प्लस का साइन होगा, एक के साथ माइनस का साइन होगा। तो ये कोई तय नहीं है कि हम किसके साथ, आखिरी 2 टर्म में से एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन होगा। अब हमारे पास इसके बाद a और b की वैल्यू जब हम लगाते हैं जो कि 1 और x है,
तो 1 की पावर तो चाहे जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर का नंबर नीचे का माइनस नीचे का नंबर होगा। तो n -1 n -2 n -3 एंड n-1 यहाँ पे 0, और b की पावर जो वो नीचे का नंबर, तो n-1 3 2 1 एंड 0। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें x की वैल्यू को 1, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे जी nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड फाइनली -1 पावर n डिपेंड करता है कि n की जो नेचर है वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो ये जो हमारे पास a और b की वैल्यू है ये सब में ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है nc0, इस वैल्यू को मैं 1 लिख सकता हूँ, और बाकी मेरे पास nc1 nc2 माइनस nc3 अप टू -1 पावर n ncn, इन सारी वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूँ। दूसरी तरफ लेकर जाने की सूरत में यह बनेगा nc1, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, nc2 प्लस nc3 माइनस nc4 एंड फाइनली यहाँ पे भी इसके साइन के बारे में चूँकि हम श्योर नहीं हैं तो अभी भी हम इस पे -1 पावर n ncn लगाएंगे, और 1 जो है इक्वेशन के जो पहले दूसरी तरफ था अब भी वो दूसरी तरफ है, यानी कि इस 1 को हमने पहले भी लेफ़्ट साइड पे रखा और अभी भी हम इसको लेफ़्ट साइड पे ही रख रहे हैं। अब हमारे पास मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेसिंग n बाय n+1। तो इसको अगर n+1 से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ n जो है वो n+1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं n को n+1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो n+1 c1 माइनस n+1 c2 प्लस n+1 c3 माइनस n+1 c4 एंड फाइनली -1 पावर, इसको भी हम n+1 और n+1 c n+1 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। अच्छा, ये इसको n ही रहने देते हैं, -1 रेज़ टू पावर n जो है, बाकी जो n है उनको हम n+1 से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि इससे -1 के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वो n के इवन और ऑड के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास जिस तरह पहले सवाल में हमने इनको ब्रेक किया था इस रूल के तहत, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इनको ब्रेक करते हैं और n+1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल n+1 -1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n+1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n+1 -2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल over 3 factorial into n+1 minus 3 factorial and so on -1 power n, यहाँ पे भी n+1 factorial over n+1 factorial और into 0 factorial is equal to 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है इसको हमने एडजस्ट करना है अपने रिज़ल्ट के मुताबिक, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो ये है। तो इस रिज़ल्ट को बनाने की खातिर अब मैं सब में n+1 कॉमन ले लेता हूँ। n+1 कॉमन लेने की सूरत में यहाँ पे मेरे पास n+1 फैक्टोरियल की बजाय n फैक्टोरियल रह जाएगा, और नीचे मेरे पास जो 1 फैक्टोरियल है उसको मैं
ज़ीरो फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, +1 और -1 यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा इसको मैं n-0 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगली टर्म के साथ जो 1/2 फैक्टोरियल है उसमें 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर n+1 हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे अब n फैक्टोरियल रह गया है और 2 फैक्टोरियल में से 2 को बाहर करने से यहाँ पे 1 फैक्टोरियल रह गया और ब्रैकेट के अंदर +1 -2 से -1 फैक्टोरियल रह गया। इसी तरीके से n+1 फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे अब n फैक्टोरियल रह गया। 3 फैक्टोरियल में से हम 1/3 जो है उसको हम बाहर लिख लेंगे और इसमें अब हमारे पास 2 फैक्टोरियल रह गया और 1 - 3 से भी n-2 फैक्टोरियल रह गया। ये सिलसिला चलता जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी टर्म है -1 पावर n, n+1 फैक्टोरियल में से n+1 कॉमन लिया जा चुका है, यहाँ पे n फैक्टोरियल, n+1 डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर रह गया और यहाँ पे अब n फैक्टोरियल रह गया n+1 फैक्टोरियल की बजाय, और ये जो ज़ीरो फैक्टोरियल है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास राइट साइड के 1 के बराबर है। अब ये वाला n+1 जो यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको हम जो हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट का फॉर्मेट है उसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं nc0, उसके बाद -1/2 और इसको हम लिख सकते हैं nc1, उसके बाद इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं +1/3 nc2 और इसी तरीके से ये जो लॉस वैल्यू है उसको -1 पावर n ओवर n+1 और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ncn और ये जो वैल्यू हमारे पास n+1 थी ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो n+1 हो गए, यानी कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर जब लेकर आए तो इसने दूसरी तरफ आकर इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो तकरीबन वही मेथड जो कि पिछले सवाल का है, लेकिन उसमें स्टार्ट जो है वो हमने यहाँ पे 1 - x पावर n से लेना है ताकि हम इन कोएफिशिएंट्स की एडजस्टमेंट कर सकें और फिर उसके बाद x को 1 के इक्वल पुट करके जो हमारे पास फर्स्ट टर्म nc0 उसको 1 कर देंगे और ये जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर लेकर चले जाएंगे ताकि इनके साइन चेंज हो जाए और उसके बाद के स्टेप्स तकरीबन वही हैं जो हमने पिछले सवाल में कंप्लीट किए हैं। तो ये इस तरह से हमारा रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रूफ दैट nc0 +1/2 nc1 +1/2 स्क्वायर nc2 अप टू 1/2 और ncn जो है वो 3/2 पावर n के बराबर है। तो फॉर 1 + x पावर n हमारे पास जो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स बनते हैं nc0 और उसके बाद 1 × x, फिर nc1 1 × x, फिर nc2 1 × x और ये सिलसिला ncn तक जाता है 1 × x। तो 1 का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर और x का पावर नीचे का नंबर। अब मैं यहाँ पे 3/2 की एडजस्टमेंट की खातिर पुट करता हूँ x को 1/2। अगर मैं x को 1/2 पुट कर दूँगा तो 1 + 1/2 होल पावर n जो है हो जाएगा nc0 1 × 1/2 पावर 0 nc1 1 × n-1 और 1/2 पावर 1, आगे nc2 1 पावर n-2 और 1/2 पावर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आखिरी टर्म जो मेरे पास बन रही है ncn 1 पावर 0 और 1/2 पावर n।
तो 1 + 1/2 जो है ये दोनों मिलके बनते हैं जी 3/2 पावर n, और NC0 प्लस 1/2 जो है इसको अगर मैं बाहर लिख दूँ तो NC1। इसी तरीके से ये 1/2 का स्क्वायर जो है इसको मैं बाहर लिख दूँ तो NC2, और इसी तरह से आखिर में 1/2 पावर n NCn। ये जो 1 वाली वैल्यू है उसकी जो भी पावर हो 1 ही रहेगा, लिहाजा उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम गौर करें तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमने इससे बना दिया, हैंस प्रूफ्ड। इसको जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में है कि NC0 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/2 स्क्वायर NC2 अप टू 1/2 पावर n NCn इज इक्वल टू 3/2 पावर n। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है उसकी खातिर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 1 + x पावर n की एक्सपेंशन। ये बनेगा NC0 और NC1 NC2 और यूँ चलते चलते NCn, और 1 और x प्लस 1 और x, 1 और x, और यहाँ पे भी 1 और x। 1 का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और x का पावर नीचे का नंबर यानी कि n, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास आएगा 1 + x पावर n इज इक्वल टू NC0 x पावर 0 NC1 x पावर 1 NC2 x पावर 2 NCn x पावर n। अब मैं इसी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, यानी ये जो x पावर n वाली वैल्यू है इसको शुरू में लिख देता हूँ, तो NCn x पावर n। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड लास्ट टर्म थी NCn -1 x पावर 1, उसके बाद थर्ड लास्ट टर्म होगी NCn -2 x पावर n -2, और जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो जो आखिरी टर्म होगी वो NC0 x पावर 0। इसको मैं रिज़ल्ट 1 कह देता हूँ, इसको रिज़ल्ट 2 कह देता हूँ। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो ये बनेगा 1 + x पावर n इंटू 1 + x पावर n। इसमें मैं सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को अगर आपस से मल्टीप्लाई करूँ तो NC0 एंड NCn x पावर 0 + n, और इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो NC1 इंटू NCn -1, यहाँ पे भी x पावर यहाँ पे x पावर n -1 है नीचे का नंबर, तो 1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे भी x की पावर में n हो जाएगा। उसी तरह से जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो NC2 और NCn -2, यहाँ पे भी +2 और -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल होके x की पावर में n हो जाएगा। एंड फाइनली NCn और NC0, तो यहाँ पे भी x की पावर में n + 0 से n हो जाएगा। और उसके अलावा ज़ाहिर है मैंने तो सिर्फ इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी इन दो टर्म्स को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की और भी बहुत सी टर्म्स आएंगी तो उनको मैं अदर टर्म्स के तौर पर मेंशन करता हूँ, लेकिन लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी काम की सिर्फ वो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से x की पावर में n आ रहा है। तो बाकी टर्म्स को मैं मेंशन करता हूँ अदर टर्म्स के हिसाब से, लेकिन उनको लिखता नहीं हूँ।
अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स, और n बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो n प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पे भी n सी ज़ीरो और n सी n, तो n सी n की वैल्यू भी 1 होती है और n सी ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है, तो मैं इस n सी n को n सी ज़ीरो ही लिख देता हूँ, और इसमें से x पावर n जो वो बाद में कॉमन ले लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे n सी वन, और इसको भी मैं n सी n माइनस वन को भी n सी वन लिख देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे पास n सी आर और n सी n माइनस आर ये दोनों वैल्यूज़ सेम हुआ करती हैं, तो उस रूल के तहत मैं n सी n माइनस वन को n सी वन लिख रहा हूँ। इसी तरीके से n सी टू, और इस n सी n माइनस टू को भी मैं n सी टू लिख रहा हूँ, क्योंकि वो भी इसी रूल के तहत कि n सी आर को n सी n माइनस आर लिखा जा सकता है, और x पावर n को हम बाद में कॉमन ले रहे हैं। और यहाँ पे भी फाइनली n सी n और n सी n, तो इन सब में से x पावर n हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे प्लस अदर टर्म्स। अब मेरे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है वो बन चुकी है 1 प्लस एक्स पावर n प्लस n के हिसाब से 2n, और ये वाली वैल्यू बन जाएंगी n सी ज़ीरो होल स्क्वायर, n सी वन होल स्क्वायर, n सी टू होल स्क्वायर, एंड n सी n होल स्क्वायर। अब मेरे पास इनके साथ जो x पावर n है और प्लस अदर टर्म्स, तो मैं जो मेरे पास इस वक्त वैल्यू बन रही है लेफ़्ट साइड पे, उसको अगर जनरल टर्म का फार्मूला लिखूं तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर और b पावर r। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे वो टर्म मिले जिसमें x की पावर में n आए। जिस तरह राइट साइड पे मेरे पास x पावर n की टर्म है, लेफ़्ट साइड में इसके एक्सपेंशन से भी मैं जनरल टर्म का फार्मूला लगाना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जब r की बजाय मैं n लगाऊंगा तो b की वैल्यू जो कि x है उसकी पावर में n आ जाएगा, तो n प्लस वन। इस n की बजाय मैं ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लगाऊंगा, तो 2n सी n, a की बजाय मैं 1 लगाऊंगा, और 1 का पावर जो है वो मेरे पास हो गया ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और b की वैल्यू है जी x, और x की पावर जो है वो नीचे का नंबर। तो इससे मेरे पास जो कोएफिशिएंट बनता है वो 2n सी n बनता है x पावर n का। तो ये मेरे पास अहम रिज़ल्ट है कि लेफ़्ट साइड पे भी x का पावर n, राइट साइड पे x पावर n का कोएफिशिएंट ये पूरी वैल्यू है, और लेफ़्ट साइड पे अगर हम इसकी जनरल टर्म निकालें और x पावर n वाली टर्म निकालें तो उसका कोएफिशिएंट 2n सी n बनता है। तो इसके हिसाब से hence comparing coefficients of x power n on both sides। तो जनरल टर्म के हिसाब से हमारे पास लेफ़्ट साइड राइट साइड पे तो बन रहा है एन सी ज़ीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर, और लेफ़्ट साइड पे हमने जो x पावर n का कोएफिशिएंट निकाला है वो है जी 2n सी n, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को प्रूफ करता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।
तो इसके बाद जो है हमारे पास ये स्टेप है। मैं पेज के इसी पेज पर करने की खातिर मैंने इसको यहाँ पे वाला स्टेप कर लिया, वरना उसको अगले पेज पे करना चाहिए था। लेकिन ये चूँकि सारी वर्किंग इसी पेज पर हुई है तो मैंने कहा कि लास्ट स्टेप भी इसी पेज पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है कि यूज़ पास्कल ट्रायंगल टू फाइंड नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इस तरह से 19 और 20 भी इन्हीं के तरह के सवाल हैं। पास्कल ट्रायंगल हमने बनानी है तो वो हमें पता है कि जी जब a प्लस बी होल स्क्वायर के हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं तो वो हमारे पास होते हैं जी 1, 2 और 1। इसी तरह से जब क्यूब पे जाते हैं तो फिर ये 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1। उसके बाद हमारे पास यानी कि जब पावर 3 हो जाती है, जब पावर 4 हो जाती है तो फिर हमारे पास 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और यहाँ पे 1। पावर जब 5 हो जाती है तो हमारे पास 1, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड 1। जब पावर 6 हो जाती है तो 1, 5 + 1 6, 15, 20, 15 और 6 और 1। 7 की सूरत में 1, 6 + 1 7, 21, 35, 35 और ये 21 और 7 और 1। और जब पावर 8 हो जाएगी तो 1, 7 + 1 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 और 1। तो ये हमने पास्कल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म की है जितने दफ़ा पे हमारे पास जो कॉइन उसको टॉस किया जाए। पहला सवाल यूज़ पास्कल ट्रायंगल टू फाइंड नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 6 में हमारे पास ये सारी पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 18 में हम जब 0 हेड्स के लिए बात करेंगे तो वो हमारे पास 1 टाइम, और 2 हेड्स के लिए हम बात करेंगे तो वो 6 टाइम्स। इसी तरह से 3 हेड्स के लिए तो 15, और इसी तरह से 0 के बाद यहाँ पे 1 आना चाहिए था। 1 हेड 6 टाइम्स, 2 हेड्स 15 टाइम। इसी तरह से 3 हेड्स जो है हमारे पास अगला नंबर है 20 का। 4 हेड्स की अगर हम बात करें तो 15। इसी तरह से अगर हम 5 हेड्स की बात करें तो 15 से अगला जो हमारे पास नंबर है जी वो 6 है। और 6 हेड्स की अगर हम बात करें तो 6 से अगला नंबर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ 19 में है कि जी 7 कॉइन्स आर टॉस्ड, हाउ मेनी टाइम्स 5 हेड्स विल कम। तो अगर नंबर से चलें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हमारे पास नंबर है तो 5 हेड्स जो है वो 21 टाइम्स। इसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ 20 अगर हम करें तो वो है जी इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 3 टेल्ड। जो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है वही टेल की प्रोबेबिलिटी है। तो 0, 1 और 0, 1, 2 और 3। तो 5 हमने 3 टाइम्स जब निकालना है तो 3 टेल्स जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 56। तो टेल या हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी चूँकि सेम होती है तो हम फिर यहाँ से 0, 1, 2 और 3 इस नंबर पे हम लाई करते हैं। तो इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल बना के इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं।